everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria. In this chapter we have to discuss 5 important topics. First one is the photosynthetic carbohydrate synthesis, second one is the photorespiration, C4 pathway and CAM pathway, third one is the biosynthesis of starch and sucrose, fourth one is the biosynthesis of cell wall material, that is cellulose, and bacterial peptidoglycan. And the last topic of this chapter will be integration of carbohydrate metabolism in plant cell. In my last lecture we have already discussed this topic, that is photosynthetic carbohydrate synthesis. In this topic we have discussed detailed mechanism of C3 cycle as well as their regulation, and in this lecture we will discuss about photorespiration and C4 pathway. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper and guided more than 10,000 students. Now let's start the lecture, and the topic will be photorespiration and C4 pathway. Let's first discuss about the photorespiration. After that we will come to the C4 pathway. फोटोरेस्पायरेशन की अगर बात करें तो फोटोरेस्पायरेशन को ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज C2 साइकिल। C2 साइकिल क्यों बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल क्यों बोलते हैं, ये हम पाथवे के बाद डिस्कस करेंगे। फोटोरेस्पायरेशन की अगर बात करें तो फोटोरेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स में जो फिक्स्ड कार्बन होते हैं वो लॉस होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोरेस्पायरेशन की अगर बात करें तो इसमें 3 ऑर्गेनल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट वन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है दैट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बाद जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो फोटोरेस्पायरेशन में टोटल 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज द पेरोक्सिसोम एंड थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। इट मीन्स कि पहले क्लोरोप्लास्ट में स्टार्ट होता है, देन पेरोक्सिसोम में होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में। सो आप इस ऑर्डर को CPM के थ्रू याद रख सकते हैं। सो फोटोरेस्पायरेशन कौन से ऑर्गेनल में होता है, CPM। C स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट, P stands for peroxisome and M stands for mitochondria. It means कि जो फोटोरेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ इनिशिएट होता है, इनिशिएट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रोसेस में ATP एंड NADPH का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट जो फिक्स्ड कार्बन होते हैं उनका लॉस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। बट मोर एक्यूरेटली अगर इसे बोले तो इट इज मेटाबॉलिकली वेस्टफुल प्रोसेस। क्या है, मेटाबॉलिकली वेस्टफुल प्रोसेस। कौन सा है, फोटोरेस्पायरेशन इज मेटाबॉलिकली वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटोरेस्पायरेशन होता कब है, फोटोरेस्पायरेशन बेसिकली रुबिस्को एंजाइम के थ्रू होता है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इट मीन्स कि रुबिस्को में कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों होती है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो
रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है। क्या करता है? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। मींस कि जो रुबिस्को का एक्टिव साइट है ये दोनों बाइंड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करता है और ऑक्सीजन भी बाइंड करता है और दोनों की कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। सो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कॉम्पीट करेगा फॉर द बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को। सो रुबिस्को में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होता है? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इस कंडीशन में रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करती है। इस प्रोसेस में शुगर की भी सिंथेसिस नहीं होती है और एटीपी की भी सिंथेसिस नहीं होती है, बट जो फिक्स्ड कार्बन है उनका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। इसके अलावा इसमें एटीपी भी खर्च होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है और इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल बोलते हैं। C2 साइकिल क्यों बोलते हैं अभी आते हैं उस पर। फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा क्या लॉस होता है? जो फिक्स्ड कार्बन होते हैं, फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उनका 25% लॉस होता है। एंड दिस इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या होता है? रिबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सो रिबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इन इक्विलिब्रियम होता है इन डायोल फॉर्म और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये एंजाइम बॉन्ड इंटरमीडिएट बनाता है एंड एंजाइम बॉन्ड इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। सो ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट वन इज द 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड सेकेंड वन इज द 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये इंटर कर जाता है C3 साइकिल में, लेकिन जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है इट इज 2 कार्बन कंपाउंड। क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है और ये मेटाबॉलिकली बेस्टफुल प्रोडक्ट है। मींस ये यूज नहीं होता है मेटाबॉलिज्म में। तो सेल में अगर कोई भी मेटाबॉलिकली बेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरा उसको मेटाबॉलिकली यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सो इस कंडीशन में क्या करते हैं? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को मेटाबॉलिकली यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड बना है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट की अगर बात करें तो इट इज 3 कार्बन कंपाउंड जो कि C3 साइकिल में इंटर करता है। नाउ दिस इज द पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जो कि ग्लाइकोलेट पाथवे के थ्रू होता है। सो फोटो रेस्पिरेशन में टोटल 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट वन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड वन इज द पेरोक्सीजोम। दिस वन इज द पेरोक्सीजोम एंड थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? RuBP। RuBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट वन इज द 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है एंड सेकेंड वन इज द 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट किधर जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट इंटर करेगा कैल्विन साइकिल में और ये फिक्स करेगा कार्बन को। नाउ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट की अगर बात करें तो ये मेटाबॉलिकली बेस्टफुल प्रोडक्ट है। सो इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का डीफॉस्फोराइलेशन होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है ग्लाइकोलेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलेट। ये भी 2 कार्बन का कंपाउंड है।
जैसे ही ग्लाइकोलेट बनता है, ये ग्लाइकोलेट चला जाता है कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। और जैसे ही ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जाएगा, ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन यूज होता है। अब ये ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनाएगा। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट। डिफरेंस क्या है, इस कार्बन पे OH ग्रुप है, इस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। सो OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेसिकली ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन यूज होता है एंड जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पर ऑक्साइड H2O2। H2O2 को हार्मलेस बनाते हैं बाई पेरोक्सीडेज एंजाइम। नाउ अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये ट्रांस एमिनेशन के थ्रू ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस इस कार्बन पे NH2 ग्रुप ऐड होगा। NH2 ग्रुप कहां से आएगा, NH2 ग्रुप आएगा सेरीन से। बाई ट्रांस एमिनेशन ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ग्लाइसिन बनता है वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है और जब ये 2 साइकिल में रन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल जैसे ही ग्लाइसिन आएगा ये सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन से सेरीन में कन्वर्ट करने के लिए 2 एंजाइम यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड वन इज द सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या होता है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। 2 एंजाइम यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है, ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से अमाइनो ग्रुप रिलीज होते हैं एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एंड देन इनका क्या होता है, रिडक्शन होता है और इसके लिए एक NADH बनता है। सो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन 1 मॉलिक्यूल सेरीन में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन को 2 एंजाइम कैटालाइज करता है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड वन इज द सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंड दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ glycine decarboxylase and hydroxy methyl ट्रांसफरेज। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन 1 मॉलिक्यूल सेरीन में कन्वर्ट होता है, एक NAD प्लस एक NADH में कन्वर्ट होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एक अमोनिया रिलीज होता है एंड एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। NADH प्लस H प्लस के फॉर्म में रिलीज होता है। और ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो जैसे ही सेरीन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेरीन कहाँ जाता है, पेरोक्सिसोम में। और सेरीन पेरोक्सिसोम में जाएगा तो ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, डोनेट कर देता है ग्लाइऑक्सिलेट को और ग्लाइसिन बनता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। अब ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड रिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ग्लिसरेट और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का अगर स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो ऑल आर सेम एक्सेप्ट दिस कार्बन। इस कार्बन पे ग्लिसरेट में OH ग्रुप है और इस कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। सो इस कीटोन को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन कराना पड़ेगा तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ही ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम में बनता है ये चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है दैट इज ATP। सो अगर ये होल प्रोसेस को कंसीडर करें तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं और ये C3 साइकिल में इंटर करता है। अब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन की यूज होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, पेरोक्सिसोम में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो रेस्पिरेशन भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। और 2 कार्बन का 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C2 साइकिल। मींस जो फर्स्ट प्रोडक्ट है स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन का है इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं।
ओवरऑल अगर NADH की बात करें तो NADH का कोई न लॉस होता है न गेन होता है, क्योंकि एक NADH रिलीज होते हैं, एक NADH क्या होता है, यूज होता है। दूसरा ATP की अगर बात करें तो 2 मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से 1 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने में एक ATP खर्च होता है। सो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है और फिक्स्ड कार्बन का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज मेटाबॉलिकली बेस्टफुल प्रोसेस। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और ये 4 सब यूनिट से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द P सब यूनिट, सेकेंड वन इज द H सब यूनिट, थर्ड वन इज द T सब यूनिट एंड फोर्थ वन इज द L सब यूनिट। सो HPTL 4 सब यूनिट होता है। H सब यूनिट पे लिपोइक एसिड कोवैलेंटली अटैच होता है जो कि रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन जिनका होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोइक एसिड, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहेगा एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में 2SH ग्रुप अटैच्ड हो गए, सल्फाइड्राइल ग्रुप हो गए। नाउ सेकंड वन इज द P प्रोटीन जिससे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अटैच होता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है और ग्लाइसिन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड ग्लाइसिन के बीच में क्या बनता है, शीफ बेस बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये मिथाइल एमीन जो बना है, ये मिथाइल एमीन कहाँ चला जाता है, इस एसएच पे। सो मिथाइल एमीन ट्रांसफर होगा मिथाइल एमीन ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, वन ऑफ द एसएच ग्रुप पे। नाउ यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 कार्बन फ्रैगमेंट और ये जो 1 कार्बन फ्रैगमेंट है ये टेट्राहाइड्रोफोलेट पे ट्रांसफर हो जाता है। सो टेट्राहाइड्रोफोलेट पे ये ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनाएगा, N5N10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट और ये मिथिलीन ग्रुप ट्रांसफर कर देता है दूसरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को और ये सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब ये जो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है इसको ऑक्सीडाइज करता है ये L प्रोटीन का FAD। FAD क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और ये FADH2 में खुद कन्वर्ट हो जाता है और NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट करता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अगेन रेडी फॉर अनदर साइकिल। सो पूरा का पूरा ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से एक सेरीन मॉलिक्यूल बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द C4 पाथवे। C4 पाथवे की अगर बात करें तो C4 पाथवे C4 प्लांट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, C4 प्लांट्स में होते हैं। C4 प्लांट्स में ये फर्स्ट टाइम पाथवे आइडेंटिफाई किए थे मार्शल, हैच एंड रॉजर स्लैक ने, इसलिए इस पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। C4 प्लांट्स होता क्या है, बहुत सारे प्लांट जो कि ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं या फिर टेम्परेट जोन के क्रॉप प्लांट जो कि नेटिव है ट्रॉपिक के लिए, दैट इज मेज, शुगर केन, शॉर्ग्यूम। सो बेस्ट एग्जांपल है C4 प्लांट का मेज, शुगर केन, शॉर्ग्यूम। सो इन प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व होता है जो कि फोटो रेस्पिरेशन के बेस्टफुल प्रोसेस को के प्रॉब्लम को सर्कमवेंट करते हैं। ये जो स्टेप है CO2 का, C4 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और फिक्सेशन होकर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, उनके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि C4 प्लांट्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होता है। C4 प्लांट्स की अगर बात करें तो ये हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है, इसका भी बहुत सारा रीजन है। पहला, इनका फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होता है, इनका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, इनका फोटो रेस्पिरेशन रेट कम होता है, वाटर लॉस कम होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर होते हैं और उस स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रंच एनाटोमी। क्रंच का मतलब क्या होता है, रीद, एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसको इस डायग्राम समझते हैं। दिस इज द वास्कुलर बंडल जो कि जाइलम एंड फ्लोएम है
अब इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, जिसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। अब इस बंडल शीथ सेल के चारों तरफ क्या होता है? मीजोफिल सेल्स होते हैं। बंडल शीथ सेल्स भी होते हैं, मीजोफिल सेल्स भी होते हैं, बट वैस्कुलर बंडल के जस्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? चारों तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल के चारों तरफ होते हैं मीजोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल्स, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है। सो दिस इज द मीजोफिल सेल्स, ये वाला जो है ये मीजोफिल सेल्स है, एंड दिस वन इज द बंडल शीथ सेल, और इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो तरह के सेल्स में होता है, एक तो मीजोफिल सेल्स में भी होता है और दूसरा बंडल शीथ सेल्स में भी होता है। मीजोफिल सेल्स में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पेप्केज, बंडल शीथ सेल में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं रुबिस्को। लेकिन C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। Bundle शीथ cells may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by large number of chloroplasts. क्लोरोप्लास्ट तो मीजोफिल सेल्स में भी होता है, लेकिन जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल्स होते हैं दैट इज बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं एज कंपेयर टू मीजोफिल सेल्स। दूसरा, बंडल शीथ सेल का जो वॉल होता है वो थिक वॉल होता है, एंड दिस वॉल इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, मीन्स उसके थ्रू कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। सपोज दैट ये बंडल शीथ सेल है तो इनका जो वॉल है वो काफी थिक है, एंड दिस वॉल इज इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स बंडल शीथ सेल से बाहर गैस नहीं आएगा और बाहर से अंदर गैस नहीं जाएगा, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन बंडल शीथ सेल्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स। अब पाथवे क्या होता है? मीजोफिल सेल्स, ये क्या है? दिस इज द मीजोफिल सेल्स and this is the bundle sheath cell, this is the bundle sheath cell, ये क्या है? bundle sheath cell है। so C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस दो तरह के सेल्स में होते हैं, पहला मीजोफिल सेल एंड दूसरा बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? पेप कार्बोक्सिलेज। अब ये जो पेप कार्बोक्सिलेज है इसका सबस्ट्रेट CO2 नहीं है, इसका सबस्ट्रेट क्या है? बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेगा? एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। अब इस बाइकार्बोनेट से PEP रिएक्ट करता है और ये बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड और इट इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल या C4 पाथवे। इसीलिए इस पाथवे का नाम है C4 पाथवे, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, इस ऑक्सैलो एसीटेट का क्या होगा? रिडक्शन, एंड एंजाइम इज माइलेट डिहाइड्रोजनेज, और ये क्या बनाता है? माइलेट बनाता है। और रिडक्शन के लिए एक रिड्यूसिंग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज NADPH। NADPH कहाँ से आता है? NADPH आता है लाइट रिएक्शन से। अब जैसे ही माइलेट बनेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये माइलेट चला जाएगा बंडल शीथ सेल में, और जैसे ही बंडल शीथ सेल में जाएगा इनका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एंड द एंजाइम इज माइलिक एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ माइलेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है इस कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होगा कहाँ पे? C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करेगा और ट्रायोज फॉस्फेट बनाएगा। जैसे ही ये पाइरुवेट बना, ये पाइरुवेट अगेन इंटर करता है मीजोफिल सेल्स में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। जैसे ही ये पाइरुवेट मीजोफिल सेल्स में आता है इनका क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन, बट यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन अनइक्वल होता है। ATP में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड है? ATP में 3 हाई एनर्जी बॉन्ड है,
आउट ऑफ 3 हाई एनर्जी बॉन्ड 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है और एक फॉस्फोराइल ग्रुप इस पायरुवेट को फॉस्फोराइलेट करता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। दूसरा फॉस्फोराइल ग्रुप जो है इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है और ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनाता है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनाता है। अब एटीपी से 2 फॉस्फोराइल ग्रुप हट गया है तो क्या बचेगा, एक एएमपी बचेगा। सो इस रिएक्शन में टोटल कितने हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हुए, टोटल 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हुए। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में एक नहीं 2 एटीपी खर्च हुए। सो मीन्स जो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है इट इज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है, इसीलिए ये कंसीडर किया जाता है कि इस रिएक्शन में 2 एटीपी खर्च हुए हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से दूसरा रिएक्शन परफॉर्म करेगा। सो इन टोटल अगर देखें C4 पाथवे में तो टोटल एटीपी कितना खर्च होता है फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 एटीपी तो यहाँ खर्च होता है, इट इज 2 एटीपी और ये कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एंटर करता है और C3 साइकिल में 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए टोटल कितने एटीपी खर्च होते हैं, टोटल 3 एटीपी खर्च होते हैं। सो 2 + 3 टोटल एटीपी 5 खर्च होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। NADPH की अगर बात करें तो NADPH जितना एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मीन्स एक मॉलिक्यूल बन रहा और एक मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है। सो यहाँ पे कोई भी NADPH नहीं लग रहा है और नहीं यहाँ पे बन रहा है। सो यहाँ बट C3 साइकिल में 2 NADPH क्या होता है, खर्च होता है। सो टोटल NADPH कितना हुआ, 2। सो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के लिए C4 पाथवे में कितने एटीपी लगते हैं, 5 एटीपी एंड 2 NADPH। सो 1 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज बनाना है इन C4 पाथवे तो नंबर ऑफ एटीपी कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5, सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने में कितने होंगे, टोटल 30 एटीपी होंगे। एंड NADPH की अगर बात करें तो NADPH कितना होगा, टोटल 12 NADPH होगा। कितना होगा, 12 NADPH होगा। सो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के लिए एटीपी और NADPH निकाल सकते हैं। सुक्रोज के लिए भी निकाल सकते हैं। सुक्रोज में कितने कार्बन होंगे, टोटल 12 कार्बन होंगे, 6 ग्लूकोज एंड 6 फ्रुक्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन एसिमिलेशन इन C4 प्लांट्स। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ C4 प्लांट्स क्या है। ये जो C4 प्लांट्स होते हैं वो सलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सैलो एसीटेट भी बनता है और मैलिक एसिड भी बनता है। मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि वाटर पोटेंशियल को कम करता है एज कंपेयर टू सॉइल। दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन देयर स्टोमेटा आर क्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग CO2 फिक्सिंग एंजाइम। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। C3 पाथवे में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो क्या है, RUBP। C4 पाथवे में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। First stable product in C3 pathway is 3-phosphoglycerate. First stable product in C4 pathway is oxaloacetic acid. C3 pathway कहाँ पे होते हैं, सेल लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, जबकि C4 pathway मीजोफिल सेल्स एज वेल एज बंडल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। C3 pathway is slower process of carbon dioxide fixation, जबकि C4 pathway की अगर बात करें तो it is a faster process of carbon dioxide fixation। C3 pathway में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में 3 एटीपी खर्च होते हैं एंड 2 NADPH खर्च होते हैं, जबकि C4 पाथवे में 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 5 एटीपी खर्च होते हैं एंड 2 NADPH खर्च होते हैं। सो एटीपी की अगर बात करें तो C4 पाथवे में लार्ज नंबर ऑफ एटीपी खर्च होता है, जबकि NADPH की अगर बात करें तो NADPH में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू कंपेयर the C3 and C4 pathway.
नाउ रेगुलेशन ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे की अगर रेगुलेशन की बात करें तो C4 पाथवे का 3 इंजाइम लाइट के द्वारा रेगुलेट होता है। इट मीन्स कि डे लाइट में ज्यादा एक्टिव होगा। फर्स्ट इंजाइम इज माइलेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकेंड इंजाइम इज phosphoenol pyruvate carboxylase and third enzyme is pyruvate phosphate dikinase. माइलेट डिहाइड्रोजिनेज कैसे एक्टिवेट होता है? माइलेट डिहाइड्रोजिनेज इज एक्टिवेटेड बाय थियोरिडॉक्सिन डिपेंडेंट रिडक्शन मैकेनिज्म. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए सेरीन रेजिड्यू, जबकि पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट photorespiration, C4 pathway as well as regulation of C4 pathway. And in my next lecture I'll discuss about the CAM pathway. So stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.